अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the remaining short questions of exercise chapter number 5. Let's start the lecture. Question number 5.10, that how the mass of earth can be determined. So mass of earth आप किस तरह से find out कर सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने प्रॉपर फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करके उसमें मास ऑफ अर्थ भी फाइंड किया था. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू g इंटू आर स्क्वायर ओवर कैपिटल G. सो इस फॉर्मूले में हमने फर्दर वैल्यूज पुट की थी और मास ऑफ अर्थ हमारे पास आया था 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम. तो इस डेरिवेशन को और मास ऑफ द अर्थ जिस तरह से हमने फाइंड किया, इसको आप कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 2. Now the next question, question 5.11. So can you determine the mass of our moon? If yes, then what do you need to know? कि क्या आप mass of moon find out कर सकते हैं? और अगर आप हाँ कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या चीज जानने की जरूरत है? Yes, we can determine the mass of the moon by the following formulas. As we discussed that mass of earth is equals to g into r square over capital G. तो ये था mass of the earth फाइंड करने के लिए फॉर्मूला. अब अगर आपने mass of moon फाइंड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, mass of moon is equals to g rm square, rm means the radius of the moon, over capital G, which is the gravitational constant. इसकी फिक्स वैल्यू होती है. तो यहां पर आपको जो चीज फाइंड करने की जरूरत है, which is the gravitational acceleration on moon, which is 1.6 meter per second square, and the radius of the moon. कि मून का रेडियस क्या है. अगर आपको मून का रेडियस मालूम हो जाए, तो सिंपली उन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास मास ऑफ मून भी आ जाएगा. सो यस, मास ऑफ मून कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. मास ऑफ मून इज इक्वल टू g rm square over capital G. In this equation, gm is the gravitational acceleration on the surface of moon and g is gravitational constant. So if we know the radius of moon, then we can find the mass of moon by using this relation. Now move towards the next question, 5.12. Why does the value of g vary from place to place? कि value of g जो है वो एक place to place vary क्यों करती है? So as we discussed the formula that g is equals to capital G mass of earth over r plus h whole square. So यहां से ये क्लियर हो गया कि जो ग्रेविटी एक हाइट पर है या डिफरेंट प्लेस पर है, वो डिपेंड कर रही है आल्टीट्यूड पर, हाइट पर. g is inversely proportional to 1 over r plus h whole square. So that means कि अगर आप हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, आल्टीट्यूड को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर आप प्लेस चेंज करते हैं तो आल्टीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगी. तो अगर वो आप इंक्रीज करती जाएगी आल्टीट्यूड, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि वहां पर g की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. और अगर g की वैल्यू जो है आपने इंक्रीज करनी हो, तो फिर आप आल्टीट्यूड को कम करेंगे. तो आल्टीट्यूड जितना कम होगा, g की वैल्यू उतनी वहां पर इंक्रीज होती जाएगी. So as we know that gravity at height is equals to g m mass of earth over r plus h whole square. So according to this equation, the value of g depends upon the height. So that is why value of g vary from place to place. आप जिस प्लेस पर होंगे वहां पर जितनी भी हाइट होगी, तो बिकॉज आपकी हाइट वेरी कर रही है, तो हाइट के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेविटी भी वेरी करेगी. अगर आप सेम हाइट पर हैं, तो फिर वहां पर ग्रेविटी आपकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. नाउ क्वेश्चन 5.13, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद आल्टीट्यूड. तो वैल्यू ऑफ g जो है वो आल्टीट्यूड के साथ किस तरह से वेरी करती है. सो बाय इक्वेशन gh is equals to gm over r plus h whole square. अगेन ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन थी,
1/r+h होल स्क्वायर के। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी डिपेंड कर रही है हाइट पर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो ऑफ कोर्स हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, हाइट कम होगी तो ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगी। जब भी कोई दो टर्म्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो तो एक चीज को वेरी करने से दूसरी चीज जो है वो आपकी उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर एक चीज कम होती है तो अगली चीज जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और एक चीज अगर आपकी डिक्रीज करेगी तो अगली चीज आपकी इंक्रीज कर जाएगी। सो वी कैन सी that the value of g is inversely proportional to the square of height. So as we go higher, the value of g becomes less, and as we move towards earth, its value increases. जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज वहां पर अल्टीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सी लेवल पर मैक्सिमम वैल्यू होती है G की। Now move towards the next question. What are artificial satellites? तो artificial satellites क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हों उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट जो कि मैन मेड होते हैं, जो साइंटिस्ट जो हैं वो बनाकर उनको स्पेस में एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में भेजते हैं, तो उन्हें हम बेसिकली कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Scientists have sent many objects into space, and some of these objects revolve around the Earth. Then these are called artificial satellites. Now move towards the next question, 5.15. How Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of satellites. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है सैटेलाइट्स की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। एज वी डिस्कस कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद जो फोर्स है, दैट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, अगर हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो स्पेस में भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि एक सैटेलाइट है और एक अर्थ है, तो अब सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स होगी वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। तो इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इनकी मोशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, बिकॉज सैटेलाइट मूव करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्पेस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है, तो वो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से हासिल करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें वहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो सैटेलाइट या वो ऑब्जेक्ट जो है वो फिर रिवॉल्व करता है एक ऑब्जेक्ट के अराउंड। क्लियर? So to keep the satellite move in circular orbit, centripetal force is necessary, which is supplied by the gravitational force of attraction between Earth and satellite. Now move towards the next question, 5.16. So 5.16 में हमसे कहा गया है, on what factor the orbital speed of a satellite depends. तो किन फैक्टर्स पर ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की डिपेंड करती है। So as we discussed from the formula, that velocity of the orbital is equals to square root gm over r plus h whole square. तो g और m, g is the gravitational constant and m is the mass of that object. तो ये तो हो गए दो कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल की वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है उसकी हाइट पर, उसके रेडियस पर। अब रेडियस भी कांस्टेंट होगा, so दैट मीन्स कि उसकी हाइट पर डिपेंड कर रही है कि वो कितनी अल्टीट्यूड पर है। तो जितनी अल्टीट्यूड पर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। So the velocity of satellite depends on the altitude, as v orbital is equal to square root gm over r plus h, where h is the altitude. So orbital velocity depends on the altitude from the Earth's surface. 5.17. Why
communication satellites stationed at geostationary orbit. First of all, what is geostationary orbits? So वो ऑर्बिट जिनमें जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो आपको ऐसा फील हो अर्थ से कि वो रुका हुआ है. सो जियोस्टेशनरी मींस, जियो मींस अर्थ एंड स्टेशनरी मींस कि वो रुका हुआ है, तो फिर उन ऑर्बिट्स को हम कहेंगे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशन एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो आपको रुके हुए क्यों फील होते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में? बिकॉज उन सैटेलाइट्स को आपने यूज करना होता है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, और कम्युनिकेशन पर्पसेस में कोई लैग ना आए, कोई हर्डल ना आए, कोई डिस्प्लेस ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, ताकि उनकी स्पीड जो है वो अर्थ की स्पीड के साथ मैच कर जाए और हमें ऐसा फील हो कि वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहे, तो उन्हें हम कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. और अर्थ के रिस्पेक्टिव उनकी स्पीड होती है 0. तो दैट्स व्हाई हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लॉन्च किया करते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में. सो वी कैन राइट द आंसर एज since Earth completes its one rotation in 24 hours and communication satellites also take 24 hours to complete its one round. So communication satellites are stationary with respect to Earth, so they are called geostationary satellites. And the velocity of the geostationary satellite relative to Earth is 0. Now the next question, does there any difference between the value of G at the equator and at the poles? तो क्या वैल्यू ऑफ G अगर इक्वेटर पे हो या फिर पोल्स पे हो तो क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? सो यस, देयर इज अ डिफरेंस ड्यू टू द नॉन स्फेरिकल शेप. सो बिकॉज अर्थ का जो रेडियस है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है इक्वेटर से एज कंपेयर टू पोल्स, सो वी कैन से कि वहां पर वैल्यू ऑफ G का डिफरेंस होगा, वहां पर मे बी वैल्यू ऑफ G जो है वो थोड़ी सी कम हो. सो वी कैन राइट द आंसर एज द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. इट इज बिकॉज द रेडियस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, does an apple attract the earth towards it? जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल जब भी फॉल करता है तो वो अर्थ के ऊपर आके डाउनवर्ड फॉल कर जाता है. अब यहां से एक चीज तो ये क्लियर होती है कि अर्थ ने एप्पल पर फोर्स एक्सर्ट करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है विच इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स. तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है? Yes, an apple also attracts the earth with the same force with which earth attracts an apple. As apple has very small inertia as compared to earth, so when an apple set free is always moved towards earth. Yes, of course, एप्पल जो है वो भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को सेम फोर्स के साथ जितनी फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को. अब क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है, सो इसीलिए एप्पल जो है वो फॉल कर जाता है अर्थ की तरफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेट 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ. तो अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन हो तो फिर कितनी फोर्स के साथ अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करेगी उस एप्पल को? सो वी हैव स्टडीड वेरी वेल कि एक ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है अर्थ भी रिएक्शन में उतनी ही फोर्स उस पर एक्सर्ट करती है. तो अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन है तो अर्थ भी उस पर 1 न्यूटन की फोर्स ही एक्सर्ट करेगा. सो द वेट ऑफ एप्पल इज 1 न्यूटन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो द फोर्स ऑफ एप्पल इज ऑल्सो 1 न्यूटन. क्लियर? आई होप ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.